स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। खबर मिल रही है कोलकाता से। यहां शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर गुरुवार देर रात नाटकीय घटनाक्रम दिखा, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यह कहते हुए तितर बितर कर दिया कि इलाके में धारा 144 लागू है। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस दल वहां पहुंचा। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के प्रधान कार्यालय के पास धरने पर बैठे लगभग 500 प्रदर्शनकारियों को हटा दिया, जिन्होंने 2014 की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद मेरिट सूची से हटाए जाने का दावा किया था। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। धारा 144 लगी है, यह कहकर इन्हें यहां से जबरदस्ती हटा दिया गया, तितर बितर किया गया। देखिए, पुलिस की गाड़ी भी वहां पर मौजूद थी। कई अभ्यर्थियों को जबरदस्ती इसमें भरा गया, बिठाया गया और दूर ले जाकर भी छोड़ा गया। कुछ को हिरासत में क्या लिया गया है, इस पर अपडेट्स आना बाकी है। बहरहाल आप देख सकते हैं किस तरह जोर जबरदस्ती के साथ इन्हें वहां से हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने केदार बाबा की पूजा अर्चना की, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद पीएम ने आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर दर्शन किए। पीएम मोदी ने केदारनाथ में रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी, फिर वे बद्रीनाथ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की। देखिए, 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। केदार के दर पर पीएम उनकी शिव साधना, शिव वंदन, आराधना करते हुए तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि केदारनाथ में आने पर उन्हें उनकी खुद से दोबारा मुलाकात होती है। यही अध्यात्म की ABC उन्होंने सीखी थी और ऐसे में पूरी भक्ति के साथ प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। दशकों तक सरकारें ये सोचकर पहाड़ की उपेक्षा करती रही कि वो मेहनतकश लोग हैं, पहाड़ जैसा उनका हौसला है। अरे उनकी तो ताकत इतनी है, उनको तो कुछ जरूरत नहीं, चल जाएगा। ये उनकी ताकत के साथ अन्याय था। उनकी ताकत है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको ऐसे ही रहने दिया जाए। उनको भी तो सुविधा चाहिए। मुश्किल हालातों में पहाड़ के लोगों को मदद मिलनी चाहिए। जब सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, तो पहाड़ के लोगों का नंबर सबसे बाद में आता था। इस सोच के साथ देश कैसे आगे बढ़ता? पहाड़ के लोगों के साथ हो रहे इस अन्याय को मुझे समाप्त करना ही था। इसलिए पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया है। पहले देश के विकास में जिनका योगदान को महत्व नहीं दिया गया, हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया है। हमने पहाड़ की उन चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश की है जिससे जूझने में वहां के लोगों की बड़ी ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ मेरे पहाड़ के भाई और बहनों को मिला। मुझे यहां गांव की सरपंच मां एक बहन से मिलना हुआ। मैं पूछ रहा था शौचालय बन गए? अरे बोले साहब बन गए। मैंने कहा पानी पहुंच रहा है? बोले पाइप लग रही है। इतनी चेहरे पर खुशी थी, अपने गांव में काम होने का आनंद था। उनके सरपंच महिला थी, बड़े गर्व से मुझे बता रही थी। हमने हर घर जल का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड के 65% से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंच चुका है। हमने हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से उत्तराखंड के कोने कोने में आज डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही। मैं आज देख रहा था, इनके वे भी ऑनलाइन पैसे ले रहे थे, डिजिटल फिनटेक।
मैं जरा हमारे पार्लियामेंट में कुछ बुद्धिमान लोग बैठते हैं उनको बताना चाहता हूं कि मणा आई है, मणा। ये मेरे माणा में देखिए 8वीं कक्षा भरी हुई मेरी माँ बहने डिजिटल पेमेंट ले रही है। पेटीएम ऐसा लिखा हुआ है, क्यूआर कोड लगाया है अपने माल के सामने। ये ताकत मेरे देश की मुझे माणा गांव के लोगों के पास देख करके और गर्व हो रहा है। हमने गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज गांव के पास चिकित्सा की सुविधा पहुंच रही है। इन अभियानों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को हुआ है। एक संवेदनशील सरकार, गरीबों का दुख दर्द समझने वाली सरकार कैसे काम करती है, यह आज देश के हर कोने में लोग अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में जब वैक्सीन लगवाने की बारी आई, अगर पहले की सरकारें होती तो शायद अभी तक वैक्सीन यहां तक ना आता, लेकिन ये मोदी है। मैंने कहा कोरोना जाए उसकी ज्यादा तेजी से मुझे वैक्सीन पहाड़ों में ले जानी है, और मैं सरकार को बधाई देता हूं। मेरे उत्तराखंड और मेरे हिमाचल 2 प्रदेशों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया भाई। इस वैश्विक महामारी में लोगों को भूखमरी का शिकार ना होना पड़े, बच्चों को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से उत्तराखंड के भी लाखों लोगों को मुफ्त अनाज मिला, और हमने पक्का किया किसी गरीब के घर में भी कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब घर में चूल्हा न जला हो, रोटी न पकी हो, कोई बच्चा भूखा सोया हो। वो दिन मैं देखना नहीं चाहता था, और हम सफलतापूर्वक कर पाए भाइयों बहनों। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने उस अवधि को और 3 महीना बढ़ा दिया है, ताकि इस त्योहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे, अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहां के विकास को भी गति देने वाला है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार यहां के युवाओं को होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर आर्थिक मदद दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्र में जो अच्छी स्कूल होगी, अब एनसीसी हम वहां चलाएंगे। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, वहां एनसीसी 75 साल चली, अब एनसीसी चलेगी इन गांवों में। मेरे गांव के बच्चों को मिलेगा लाभ। चलिए बढ़ते हैं आगे। केदारनाथ के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पहले तो उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की आज दिल्ली में बैठक होगी। बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि कई अहम निर्णय इसमें हो सकते हैं। आज शाम 6 बजे बैठक प्रस्तावित है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। आप लोगों को संज्ञान में है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कोटा में दौरा प्रस्तावित था, और उस दौरान उनका अलग अलग वर्गों के साथ संवाद था, प्रबुद्धजनों के साथ, युवाओं के साथ, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण बैठक थी
वो कोर समिति की बैठक भी पहले से प्रस्तावित थी और वो 21 तारीख को ही थी, लेकिन क्योंकि इसी दौरान हिमाचल के चुनाव घोषित हो गए और हिमाचल के चुनाव घोषित होते ही उम्मीदवारों का चयन, वहां की तैयारियां, इस लिहाज से अध्यक्ष जी को दिल्ली में रहना लाजमी था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, न तलब हुआ है, पहले से प्रस्तावित बैठक थी जो अध्यक्ष जी की और केंद्रीय नेताओं की सहूलियत के लिए हम सब लोगों ने उचित समझा कि हम लोग दिल्ली जाकर और उनके आमंत्रण पर कोर समिति की बैठक वहीं करें। और इसलिए अननेचुरल भी नहीं है, कोई तलब नहीं है, कोई तलबगार नहीं है, पार्टी की अपनी व्यवस्था की परंपरा का एक हिस्सा है। वहां पर जो चर्चा होगी उसमें खासतौर पर, क्योंकि एक नियमित अंतराल पर होती है कोर समिति की बैठक, कई बार तात्कालिक मुद्दे भी होते हैं और कई बार दीर्घगामी मुद्दे भी होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं और हिमाचल के अलावा गुजरात के चुनाव में पार्टी 43 सीटों पर 108 नेता वहां प्रचार में रत हैं। पार्टी के कोर समिति के सदस्य, हमारे चारों ही केंद्रीय मंत्री, उनका भी वहां प्रचार में जाना होगा। पार्टी के सभी प्रमुख नेता जहां जहां आवश्यकता होगी वहां प्रचार में जाएंगे। तो एक तो गुजरात के चुनाव में राजस्थान की पार्टी की 43 सीटों पर जीत की रणनीति और उस पर चर्चा होगी। दूसरा, पार्टी 23 के लिए भी, क्योंकि गुजरात के बाद पूरा फोकस होगा 23 और 24। 23 में पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो। 24 में 25 की 25 तर्ज पर हम लोग मोदी जी के हाथ मजबूत करें। तो मिशन 2023 और 24 ये दोनों हमारी चर्चा का विषय रहेंगे। वहीं कोर कमेटी की बैठक पर गुलाब चंद कटारिया ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले से ही कोर कमेटी की बैठक स्केड्यूल थी, तय थी, किसी नेता को तलब नहीं किया गया है, तय स्केड्यूल के आधार पर ही बैठक हो रही है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएमआर में बच्चों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली मनाने वाले हैं। दीपावली मिलन का जो समय है उससे बदला गया है। सर कोई छोटा रहेगा दीपावली मिलन समारोह, सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अच्छा, तो बताओ तुम लोग क्या बनना चाहते हो, क्या सोचते हो? सर मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर? और ये? सर मैं सिविल सर्विस करना चाहती हूँ। सिविल सर्विस? ओह वेरी गुड। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं उसी ढंग से? यस सर। वेरी गुड। सर आज मुख्यमंत्री आवास पर आकर बहुत खुशी हुई। आपने जो हमारी कठिन परिस्थितियों में हमारी परिस्थितियों को समझकर जो हमें सहायता दी, जितनी हमारी हेल्प की, हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए आपको लाख शुक्रिया सर। मम्मी पापा के जाने के बाद में हम बेसहारा हो गए थे, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, हमें जीने की राह दिखाए और हमारे एजुकेशन के लिए हमारा खर्चा उठाया और हमें कुछ बनने के लिए, कुछ आगे करने के लिए प्रोत्साहन दिया। इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और भारत माँ का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सर आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये बताओ कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने सब बच्चों के लिए 1 लाख रुपए दिए पहले? सर हमें मिल चुकी है। फिर 5 लाख हमने करवाया FDR, 5 लाख का मालूम है आपको? सर मेरी 18 ईयर्स हो चुकी है, मुझे मिल चुकी है। मिल चुका। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे भी कोई तकलीफ है बताना हम लोगों को, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है? बोलो, तुम बोलो। सर एक प्रॉब्लम है जो दिन रात सोने नहीं देती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रास्ते की प्रॉब्लम है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पापा ने बहुत कोशिश की बट पापा को रास्ता नहीं मिल पाया, पापा चले गए। पापा किसी भी तरह से आज होते तो करके कैसे भी ले लेते, बट आज हमारी पेरेंट्स आप ही हैं, तो आज आप ही उसका फैसला करेंगे। हमने पड़ोसियों से बहुत रिक्वेस्ट की पापा के जाने के बाद भी, बट पड़ोसियों ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो हमें रास्ता नहीं देंगे।
सर बहुत पहले का कटा हुआ एक रास्ता है, हमारे घर के सामने से जाता है। अगर वो रास्ता गवर्नमेंट अपने स्तर से खुलवा सके तो हमारा रास्ता खुल सकता है और हम चैन से जी सकते हैं। सर हमारी ढाणी में हमारा एकमात्र ऐसा घर है जिसमें रास्ता नहीं है और उसमें हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। पड़ोसी रोक करके खड़े हो जाते हैं। हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो भी हमें अड़चन आती है। आपकी बात नोट कर ली है तो हम लोग फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अजमेर आशीष साहू, युक्ति शर्मा। सर नमस्ते बेटे, क्या नाम है? आशीष साहू। आशीष साहू, युक्ति शर्मा। तुम बताओ क्या बनना चाहते हो भाई? सर फौजी। फौजी? क्या हुआ? फौजी में ये विचार क्यों आया तेरे दिमाग में? कोई परिवार में है क्या फौजी में? सर फैमिली में या कोई दोस्तों में कोई है फौजी में? तुम्हारे मन में आ गई फौजी बनना, क्यों आई? सर देश की रक्षा में। और अभी जो अग्निवीर शुरू हुई है योजना, पढ़ा तुमने? अग्निवीर मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम। चलिए बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को सरकारी सड़क परिवहन निगम की एक बस में अचानक आग लग गई। हादसे का शिकार होने से कम 60 यात्री बाल बाल बचे हैं। घटना शुक्रवार सुबह कृष्णा जिले के वैंत्र प्रगड़ा के पास की है। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस छात्रों सहित 60 यात्रियों के साथ गुडीवाड़ा से विजयवाड़ा जा रही थी। बस के इंजन में अचानक आग लग गई। धुआं देख ड्राइवर ने बस को रोका, यात्रियों को नीचे उतरने को कहा। पूरी बस में आग लगने से पहले सभी यात्री सुरक्षित उतर गए, जिससे बड़ा हादसा हुआ। किसी को चोट भी नहीं आई है। हालांकि बस पूरी तरह जलकर खाक होने के कारण यात्रियों ने अपने सामान खो दिए। उनमें से कुछ नकद, सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान शामिल थे। गुवाहाटी में रक्षा पीआरओ ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में तुतिंग मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास आज एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना स्थल सड़क से नहीं जुड़ा, रेस्क्यू टीम भेजी गई। यह जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने दी है। दिल्ली से सटे नोएडा में लगातार कई सोसाइटी से मारपीट के मामले और वीडियो सामने आ रहे हैं। नोएडा की सोसाइटी में कई बार लोगों के गुस्से का शिकार गार्ड बन रहे। ताजा मामला हाइड पार्क सोसाइटी का। यहां रहने वाले लोगों और गार्ड्स के बीच बवाल हुआ। इससे जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला गार्ड को मारा जा रहा है। वहीं सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। मामला नोएडा सेक्टर 78 स्थित हाइड पार्क सोसाइटी का है। थाना सेक्टर 113वें सोसाइटी में बवाल से जुड़ी शिकायत की गई थी। नोएडा डीसीपी ने बताया, नोएडा के हाइड पार्क सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे लोगों के 2 गुटों में कल झड़प हुई। इसमें 2 महिलाओं को मामूली चोट आई। मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद 2 गार्ड को भी हिरासत में लिया गया। हाइड पार्क सेक्टर 113 में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है 2 AO के बीच में चुनाव को लेकर। एक गुट चुनाव चाह रहा था, दूसरा नहीं चाह रहा था। चुनाव के पश्चात उन्हें विवाद बना हुआ है। इस बात को लेकर कल मारपीट हुई है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। मारपीट करने वाले 2 गार्डों को गिरफ्तार किया गया है। CCTV फुटेज देखी जा रही है और उसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के दूसरे सबसे बड़े पार्क सिटी पार्क की सौगात मिलने वाली है। दिवाली से पहले राजधानी वासियों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से मानसरोवर में विकसित किए गए सिटी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 5 बजे करने वाले हैं। सिटी पार्क में 75% ग्रीन एरिया के अलावा जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, वाटर बॉडीज, बॉटनिकल गार्डन, एंट्रेंस प्लाजा, फूड कोर्ट, पार्किंग समेत कई सुविधाएं हैं। लंदन के हाइड पार्क और न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की थीम पर सिटी पार्क बनाया गया है। मानसरोवर में बन रहे सिटी पार्क दुनिया के सबसे हाईटेक पार्कों में से एक है। सिटी पार्क का फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है।
सेंट्रल पार्क के बाद में राजधानी जयपुर के अंदर सिटी पार्क बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पार्क की सौगात देने जा रहे हैं। तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा इस पार्क के अंदर ट्रैकिंग जो वॉकिंग ट्रैक है, सबसे बड़ी यहाँ पर ये बात है कि इसके अंदर जो मॉन्यूमेंट्स है वो लोगों को आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप आंटी जयपुर से ही हैं? हाँ, जयपुर से हूँ, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई भाई। हमारे बुजुर्गों के लिए तो और भी अच्छा हुआ। अपने राजस्थान में सबसे अच्छा पार्क मुझे यही लग रहा है। सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है शायद, मैंने सुना ये। और अच्छा ऐसे अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है और अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे पार्किंग की भी सही जगह, रोज अपने हम यहाँ पे टहल भी सकते हैं। ये अच्छा पार्क है और हमारे लिए तो बहुत अच्छा पार्क है और इसमें खेल भी सकते हैं और सबके लिए घूम भी सकते हैं। बहुत इसके वीडियोस वगैरह देखे हैं, वायरल हो रहा है इस पार्क के बारे में, तो एक्साइटेड तो है। इनॉग्रेशन के बाद आने का प्लान है, अच्छी जगह लग रही है। सर सबसे अच्छी बात कि जयपुर का सेकंड लार्जेस्ट पार्क बनने वाला है। ये 350 इसका किलोमीटर का पूरा ट्रैक है जॉगिंग का और देखने से इतना शानदार लग रहा है बाहर से भी। तो कल जब ओपन होगा तो देखते हैं और अच्छे से कैसा लगता है पूरा। आप गए हो अभी तक पार्क के अंदर? यस। क्या क्या कुछ देखा है? ट्रैक है इसके अंदर और इसमें ग्रास बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा पार्क है ये जयपुर का सिटी पार्क। और बच्चों के साथ सीएम दीपावली मिलन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन। पार्क की सेवा के लिए कई योजनाएं सरकार डाल रखी है, ऐसे डाल देखता हूँ। वो देखते हैं? हाँ, उससे तुम सीख लेते हो? हाँ, कितनी उम्र चाहिए आर्मी में, फौजी में, ऐसे देखता हूँ। पढ़ाई की ऐसे देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुश हुआ मैं सर। आपको यही कहना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलके, इसीलिए मैंने कहा एक बार आप सबसे मिलूँ मैं यहाँ पर। प्रोग्राम पहली बार हम लोग कर रहे हैं आपको बुला करके। अच्छा, कुछ कहना चाहते हो बताओ? नहीं, सब ठीक है? सब ठीक है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इन सभी बच्चों के उद्गार सुनते विपुल भारद्वाज बात करना चाहते हैं। विपुल भारद्वाज कौन है? और किसी को बात करनी मुझसे? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम दिव्यांशी शक्तावत है और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आपने जो हमारे लिए योजनाएं बनाई है उनसे हमें बहुत मदद मिली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप हमारी इस तरह मदद करते रहेंगे। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं, फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक।